नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 प्रश्न लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ पुरा स्थल दिए हुए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल है। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गंगा यमुना के दोआब पर स्थित है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद जो रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो कि गुजरात राज्य में है। रंगपुर, तो ये जो है रंगपुर गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ जहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ना, गुजरात काठियावाड़, तो वहां स्थित है और ये भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। उसके बाद जो सूतकागेन है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सूतकागेन ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद लोथल जो कि काफी फेमस है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है लोथल, और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो देखो, ये इस टाइप के प्रश्न काफी पूछा जाता है कि कौन सा पुरा स्थल किस नदी के तट पर है, किस राज्य में स्थित है, किसने उसका उत्खनन किया। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा देख लेते हैं। 4, उसके बाद 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 ये आपका सही उत्तर होगा। 4, 3, 1, 2 द आपका राइट आंसर होगा। इनके उत्खनन का, इनका मतलब खोज करता देख लेते हैं हम लोग। कुछ और चीजें बता देता हूं आप लोगों को। आलमगीरपुर की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है, मैंने बताया उत्तर प्रदेश में, मेरठ, या फिर कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या गंगा यमुना का दोआब भी इसको बोला जा सकता है, वहां पर है। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, लगभग 1958 के आसपास में। हिंडन नदी के तट पर स्थित है ये। यहां से क्या मिला था विशेष? तो रोटी बेलने की चौकी मिली थी, काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद रंगपुर की बात करें तो जो गुजरात काठियावाड़ में स्थित है, भादर नदी के तट पर, और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने 1953-54 में। कब? 1953 में। यहां से ना चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विशेष करके चावल के साक्ष्य। धान की भूसा भी यहाँ से मिली है, कच्ची ईंटों के दुर्ग, बांट, पत्थर के फलक, ये सब चीज़ मिला है। लेकिन जो चावल का साक्ष्य है वो काफ़ी बार पूछा गया है। जो चावल के साक्ष्य है ना, वो रंगपुर के अलावा लोथल से मिलता है। सूतकागेन की बात करें जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज हुई थी सन 1927 में। मतलब कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय में इसके खोज करता थे ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन, मैं नाम लिख देता हूं, अंग्रेज था ये, ऑरेल स्टाइन। इसने जो है सूतकागेन की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। यहां से क्या मिला है? तो बंदरगाह, ये भी एक बंदरगाह है। देखो, लोथल अकेला बंदरगाह नहीं है, और भी बंदरगाह थे। तो सूतकागेन भी एक बंदरगाह था। उसके बाद बात करें लोथल की, लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में, अहमदाबाद। तो इसकी खोज हुई थी 1954-55 में। खोज करने का श्रेय जाता है रंगनाथ राव को। देखो, रंगनाथ राव वही जिसने रंगपुर की भी खोज की थी। तो रंगपुर और लोथल दोनों की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने, ध्यान रखेंगे। और लोथल से क्या स्पेशल मिला है? तो गोदीवाड़ा यहां से मिला है, बंदरगाह, काफी बार पूछा जा चुका है, एक औद्योगिक नगर था। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। तो इस समय जो मुगल बादशाह था वो आलमगीर द्वितीय था। बिल्कुल सही है। वैसे ना प्लासी के युद्ध से मुगल बादशाह का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उस समय वो था, अस्तित्व में था, उसका अस्तित्व था।
तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, इस समय ये इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला, वो जो है बंगाल का नवाब था। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1661 में लड़ा गया था। और इस समय जो मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव था, बालाजी बाजीराव जो कि बाजीराव द्वितीय का पुत्र था। तो यही जो है इस समय मराठा पेशवा था, ध्यान रखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था, किन के बीच लड़ा गया था, तो एक तरफ तो मराठे थे, मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई। अच्छा, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में मुगल बादशाह कौन था, तो इस समय ना मुगल बादशाह था शाह आलम, ध्यान रखेंगे शाह आलम, ये मुगल बादशाह था। वहीं बंगाल का गवर्नर वो था वेंसी टाट। तो ये चीज भी आप लोग साइड में ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो है इस तरह से उटपटांग चीजें भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, अच्छा ठीक है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तो देखो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था ना बक्सर का युद्ध। तो उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था बोल रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये जो कथन है गलत है। इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं, मीर जाफर था। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनको मार दिया जाता है, और उसके बाद अंग्रेज अपने नियंत्रण में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। किसको? मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। ये जो मीर जाफर है 1757 से 1760 तक अंग्रेजों के कृपा पर, अंग्रेजों के मतलब कि अंग्रेजों की कृपा से वो बंगाल का नवाब होता है। 1760 में अंग्रेज नवाब मीर जाफर को उसके पद से हटा देते हैं, क्योंकि वो जो है उनके काम का नहीं रहा। और उसके बाद मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। कब? 1760 में। अब ये जो मीर कासिम था ना, ये मीर जाफर से थोड़ा सा योग्य सिद्ध हुआ, और अंग्रेजों ने जैसा सोचा था कि जो मीर कासिम है हमारी मांगों को पूरा करेगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा, वो चीज़ गलत हो जाती है। और मीर कासिम जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देता है। मीर कासिम क्या करता है, सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है, क्योंकि जो मुर्शिदाबाद वो अंग्रेजों के काफ़ी निकट था, तो वो अपनी राजधानी मुंगेर ले जाता है। इसके अलावा जो मीर कासिम था अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से तैयार करना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो नेपाल पर आक्रमण भी करता है, ताकि उस तरफ अपने राज्य को बढ़ा सके, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो। इसके अलावा वो ना तोप खाना, मतलब कि जो तोप बनाने का कारखाना भी अपने यहाँ शुरू करवाता है, ताकि अपनी शक्ति को बढ़ा सके। इस समय ना अंग्रेजों को एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसको दस्तक बोला जाता था, जो कि मुगल बादशाह ने दिया था। बाद के बंगाल के नवाबों ने भी इसको एग्री किया था। तो दस्तक इनको मिला हुआ था, उसको जो है समाप्त नहीं किया गया था। दस्तक से क्या होता था, एक प्रकार का ये फ्री पास होता था। तो जो अंग्रेज व्यापारी होते थे वो दस्तक का सहारा लेकर के अपने सामानों को, अपने वस्तुओं को कर मुक्त यहाँ से वहाँ ले जा सकते थे। तो अंग्रेज व्यापारी क्या कर रहे थे कि जो दूसरे व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी या फिर दूसरे कोई भी व्यापारी जिसको दस्तक का लाभ नहीं मिलता है, तो उनके सामान को अपना बता करके उनके सामान को भी कर मुक्त करवा लेते थे। तो इससे जो है बंगाल के नवाब को काफी घाटा हो रहा था, और अंग्रेज जो है मालामाल हो रहे थे। तो यहाँ पर मीर कासिम क्या करता है, वो बंगाल में अंग्रेजों के अलावा, मतलब कि बंगाल में जो दूसरे लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो उनके माल को भी कर मुक्त कर देता है। मतलब कि बंगाल में जो व्यापार है उसको कर मुक्त कर दिया जाता है, और सभी व्यापारी अंग्रेजों के समान हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं देगा। और ये जो कार्य जब मीर कासिम करता है तो अंग्रेज जो है हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई इसने किया क्या। देखिए जो मीर कासिम था ना, उसका ये था कि वो अंग्रेजों को बर्बाद करने के लिए खुद भी बर्बाद होने को
तैयार था, क्योंकि अगर अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे ठीक है, लेकिन जो भारत के व्यापारी थे उनको टैक्स देना पड़ता था, तो उससे जो है वो परेशान हो रहे थे भारतीय व्यापारी। और ये चीज़ जो है मीर कासिम नहीं चाहता था, तो उसने जो है भारतीय व्यापारियों से भी टैक्स लेना बंद कर दिया। और यही जो चीज़ है ना, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मनमुटाव का कारण बना। और बक्सर के युद्ध के पहले कुछ लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। 3 लड़ाइयाँ प्रमुख है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। करवा का युद्ध मैं लिख देता हूँ, पूछा भी गया है ये। एक याद रखेंगे, करवा का युद्ध। दूसरा गिरिया का युद्ध। उसके बाद है उदव नला का युद्ध, उदव नला का युद्ध। तो करवा, गिरिया, उदव नला का युद्ध। इसमें इन युद्धों में ना मीर कासिम की हार होती है और 1763 में मीर कासिम बंगाल छोड़ करके भाग जाता है। कब? 1763 में। अब जो है बंगाल में नवाब का पद रिक्त है, तो अंग्रेज क्या करते हैं 1763 में पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। कब? 1763 में। और ये जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में। और ये जो मीर जाफर है जिसको दोबारा बंगाल का नवाब बनाया गया है, वो 1763 से 1765 तक बंगाल का नवाब था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ? मीर जाफर। ध्यान रखिएगा, जो मीर कासिम था वो 1763 तक था। 1763 में वो भाग जाता है, वो जो है अवध के नवाब के यहाँ चला जाता है, इलाहाबाद चला जाता है। अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, वहीं उसकी मुलाकात मुगल बादशाह शाह आलम से होती है। फिर वो लोग जो है तीनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त सेना तैयार कर लेते हैं, और उस सेना मतलब उनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। मीर कासिम अपदस्थ हो चुका था 1763 में ही, और इस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम था। तो ध्यान रखेंगे, ये वाला कथन आपका गलत है, तो यहाँ पर 1 और 2 ही सही है, तो ये ब आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पे ना मतलब सरल है, लेकिन बच्चे जो हैं मिस्टेक कर देते हैं और गलत हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सुमेलित करने को बोल रहा है वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके विभाग। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। तो पहला है वाज्रपति। वाज्रपति ये चारागाह वाज्र नहीं, माफ़ी चाहूँगा, वाज्र नहीं, खाली वाज यहाँ देखिएगा, ये वाज है, वाजपति। तो वाजपति होता था चारागाह अधिकारी। चारागाह अधिकारी जहाँ पर जानवरों को चराया जाता था ना, क्योंकि उस टाइम पे जानवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, गाय बैल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, और ये लोग कहाँ चरेंगे? चारागाह में। तो चारागाह भी इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो उसके लिए अलग से ही एक अधिकारी होता था, और वो जो अधिकारी है ना महत्वपूर्ण होता था, ध्यान रखेंगे। तो वाजपति चारागाह अधिकारी। उसके बाद दिया है उग्र ये पुलिस को कहा जाता था। स्पै जो है गुप्तचर को बोला जाता था। बेकनाट बोला जाता था सूदखोर को। तो इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को, समझने की चीज़ है, देखो याद करने की चीज़ है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझ भी सकते हो। वाजपति चारागाह अधिकारी, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वहीं उग्र को आप लोग आराम से याद रख सकते हो, पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम किस तरह का है, थोड़ा सा उग्र है ना, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। स्पै, अगर आप लोग स्पै शब्द को ध्यान से देखो, स्पै जिसका मतलब गुप्तचर होता है, गुप्तचर को स्पै बोला जाता है। तो स्पै से ही शब्द बना है स्पाई, जासूस को बोला जाता है ना अंग्रेजी में, स्पाई। तो ये शब्द उसी से निकला है, तो इससे आप लोग पकड़ सकते हो गुप्तचर। बैक, इसमें अम की बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बैंक। आई की मात्रा लगा देंगे तो बैंक। तो इससे आप लोग समझ जाइएगा सूदखोर। तो ये जो है वैदिक कालीन शब्द थे, ऋग्वेद काल से संबंधित थे, विशेष करके ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे ये सभी शब्द, ध्यान रखना। वैदिक काल मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये स्पेशली ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे। इनके अलावा ये जो 4 अधिकारी हैं, इनके अलावा और भी अधिकारी होते थे। एक आप लोग याद रखेंगे पूरप, एक ऐड आता है ना, पूर, उस टाइप का कुछ शब्द ये सुनाई पड़ रहा है। तो पूरप होता था दुर्गपति। दुर्ग मतलब किला। देखो पुर जो है ना, जैसे कि बहुत सारे जो शहर है ना, जैसे कि रायपुर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, तो जो पुर लगा हुआ है उसका मतलब होता है गढ़ अथवा किला।
काफ़ी सारे शहरों के आखिर में लगा हुआ होता है ना पुर, तो पुर का मतलब क्या होता है, गढ़ अथवा किला। तो यहाँ पर जो पुरप है इसका मतलब होगा दुर्गपति, मतलब दुर्ग अथवा किले का प्रधान अधिकारी। इसके बाद एक और अधिकारी होता है भाग्रदूत, भाग्रदूत। ये जो है बलि का बंटवारा करने वाला होता था। बलि मतलब कर, जो कर प्राप्त होता था उसके बंटवारा करने वाले अधिकारी को भाग्रदूत कहा जाता था, भाग्रदूत, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक शब्द आता है पणी। पणी, ये जो पणी है ना, व्यापार में दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति था। एक तरह का ये व्यापारी ही होता था, लेकिन जो दूर दूर तक का व्यापार करता था उसको ही पणी कहा जाता था। बैकनाट सूदखोर को बोलते थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब स आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सुमेलित करने को बोल रहा है। ऋग्वेदिक कालीन शब्द और उनके अर्थ, मतलब कि ऋग्वेदिक काल में अलग अलग शब्द होते थे तो उनका हिंदी में क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो 4 दिए हुए हैं, देख लेते हैं। उर्वरा, उर्वरा बोला जाता था जुते हुए खेत को। किसको बोलते थे, जुते हुए खेत को, मतलब कि हल से खेत को जोत लिए तो जो जुता हुआ खेत है वो क्या कहलाएगा, उर्वरा। उसके बाद दिया है लांगल, लांगल ये हल को बोला जाता था। लांगल किसको बोलते थे, हल को। पर्जन्य, ये बादल को कहा जाता था पर्जन्य। सीता बोला जाता था हल से बनी नाली को। किसको बोलते थे, हल से बनी नाली को सीता बोला जाता था। तो क्या आपका आंसर होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आपका उत्तर होगा। 4 3 2 1 मतलब उल्टा, ये द आपका उत्तर होगा। कुछ और शब्दों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि खिल्य, एक शब्द आया है खिल्य। वैसे बहुत सारे शब्द आए हैं। खिल्य मैं लिख देता हूँ, खिल्य, ये होता है भूमि की माप की इकाई, भूमि को मापने का एक तरीका होता था। जायद स्तंभ, जायद स्तंभ ये किसी परीक्षा में पूछा भी गया है, मुझे याद आ रहा है। जायद स्तंभ, ये जो है जायद स्तंभ पत्नी ही गृह है। इसका क्या मतलब होता है, पत्नी ही गृह है। जायद स्तंभ का मतलब सिर, सिर कहा जाता था हल को। सिर किसको बोला जाता था, हल को। सिर, जैसे हम लोग सिर अपने हेड को बोलते हैं ना, तो सिर बोला जाता था हल को, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे वैदिक कालीन जितने भी शब्द थे उनको आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों एवं विजयों के विषय में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में भी लिया था शायद, उसमें मैंने शायद मोहम्मद बिन कासिम के अच्छा हाँ, अरब आक्रमण के विषय में पूछा था कि अरब आक्रमण के विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो चचनामा से, चचनामा जिसकी रचना अली अहमद ने की है। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का उल्लेख हमको मिलता है तबकात नासिरी से। तबकात ए नासिरी जिसकी रचना की थी, किसने की थी इसकी रचना, तो इसकी रचना की थी मिनहाज ने। किसने, मिनहाज, ध्यान रखेंगे। इसकी रचना किसने की थी, मिनहाज ने इसकी रचना की थी। तबकात ए नासिरी की रचना। ये जो मिनहाज है ये आपके नासिरुद्दीन महमूद जो गुलाम वंश का शासक था ना, 1200 इसका जो शासनकाल था 1246 से 1266 तक का समय था इसका शासनकाल नासिरुद्दीन महमूद का। तो उसका समकालीन था मिनहाजुद्दीन सिराज, इसका पूरा नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज। तो इसने जो है इसकी रचना की है, और इसमें ये जो तबकात नासिरी है इसमें जो है आपके मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमणों का, उसके विजयों का, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, गुलाम वंश का शासन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, नासिरुद्दीन महमूद, तो इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है 1260 तक। मतलब मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से लेकर के 1260 ईस्वी तक का इतिहास इसमें मिलता है। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों एवं विजयों का उल्लेख तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। जो तहकीक ए हिंद है इसकी रचना अल-बरूनी ने की है। अल-बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद ये जो फुतुहात ए फिरोज शाही है, इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ये ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। वहीं फिरोज शाह तुगलक के समय की एक और रचना है तारीख ए फिरोज शाही, जिसकी रचना की थी शम्स सिराज अफीफ ने। शम्स सिराज अफीफ ने, ध्यान रखना। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, और तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ ने। तो ध्यान रखेंगे तबकात नासिरी से मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है फिर से एक बार। तो पहला कथन है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा था। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। बलबन जिसका शासनकाल था 1266 से 1286 तक। अभी पीछे मैंने बताया नासिरुद्दीन महमूद जिसका शासनकाल था 1246 से 1266। तो उसके समय में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में, ये जो बलबन था नाइब के पद पर था, और ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की और खुद सुल्तान बन गया 1266 में। तो बलबन की मृत्यु होती है 1286 में। तो इसका जो मकबरा बनवाया गया था वो भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था, जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। पहला मकबरा नहीं था, लेकिन शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा जरूर था। अगला कथन दिया है, भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पहले मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश का बेटा था जिसका नाम था, इल्तुतमिश के बेटे का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो कि काफ़ी योग्य था और इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने वाला था, लेकिन उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। वो बंगाल गया हुआ था, बंगाल में विद्रोह हो गया था, तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए नासिरुद्दीन महमूद को भेजा गया था, लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश ने अपने प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में मकबरा बनवाया दिल्ली में, जिसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है, और यही जो है भारत में निर्मित पहला मकबरा था। तो पूछा जाता है भारत में निर्मित पहला मकबरा, तो नाम दिया जाता है मकबरों का। तो इस मकबरे को ना सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। तो जिसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और ये किसका मकबरा है? इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसने ना 1235 में अपनी मृत्यु से पहले अपने मकबरे का निर्माण करवा दिया था। देखो, पहले के जो शासक होते थे ना, महाराजा शासक, वो लोग अपने मरने से पहले काफ़ी कुछ कर चुके होते थे अपने लिए, खुद के लिए। जैसे कि अकबर ने भी अपने मकबरे का डिज़ाइन तैयार करवाया था, लेकिन काम जो है ख़त्म नहीं हुआ था, उसको जो है आगे जहांगीर ने पूरा करवाया था। और जो शाहजहां था, कहते हैं कि जो शाहजहां है ताजमहल के सामने हूबहू वैसा ही एक ताजमहल बनवाना चाहता था, काले रंग का, खुद के लिए, लेकिन वो भी नहीं बनवा पाया। तो जो इल्तुतमिश था उसने अपने मरने से पहले अपने लिए मकबरा बनवाया था 1235 में। और ये जो मकबरा है ना, जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था, ये लगभग 1230 के आसपास में बनवाया गया था। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हो रहा है, 1 2 3 आपका सही होगा, मतलब द सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, मलिक काफूर के संबंध में है। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने खरीदा था। तो देखो, बिल्कुल सही कथन है पहला वाला। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने सेनापति नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और गुजरात का राजा कौन था? राजा कर्ण, बघेल वंशी राजा था ना, राजा कर्ण। तो जो राजा कर्ण है अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के दक्षिण की ओर देवगिरी भाग जाता है, और उसकी जो वाइफ थी कमला देवी, वो जो है नुसरत खां के हाथ लग जाती है, उसको फिर दिल्ली भिजवा दिया जाता है, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है। गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाता है। अब नुसरत खां की नज़र वहाँ पर एक हिंदू हिजड़ा पर पड़ती है, और उस हिंदू हिजड़ा को वो 1000 दिनार दे करके खरीद लेता है, क्योंकि वो जो हिंदू हिजड़ा था ना पहले किसी व्यापारी के पास था। तो नुसरत खां उससे बड़ा प्रभावित होता है, और उसको लगता है कि इसको अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाता हूँ, सुल्तान के पास, तो वो बड़ा खुश होंगे और मेरी पीठ थपथपाएंगे, मुझको शाबाशी देंगे, इस टाइप का उसके मन में आता होगा। तो सेनापति नुसरत खां वो क्या करता है, 1000 दिनार में, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा गया कितने में खरीदा गया था,
तो 1000 दिनार में उस हिंदू हिजड़े को खरीद लिया गया। किसके द्वारा? सेनापति नुसरत खां के द्वारा, और उसको जो है दिल्ली भेज दिया जाता है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से बड़ा प्रभावित होता है, उस हिंदू हिजड़े से बड़ा प्रभावित होता है और आगे चल के उसको बड़े बड़े पद भी देता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला दिया है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत का मलिक के नाइब बनाया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी योग्यता से खुश होकर के, मलिक काफूर के कार्यों से प्रभावित होकर के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दिल्ली सल्तनत का मलिक ए नाइब बना दिया, जो कि बहुत बड़ा पद होता था, एक तरह से प्रधानमंत्री टाइप का पद होता था ये चीज, नाइब का पद। अगला दिया है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने अप्रत्यक्ष रूप से 35 दिन तक शासन किया। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 में। तो उसके बाद मलिक काफूर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था शिहाबुद्दीन उमर, उसको जो है दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया और खुद उसके संरक्षक के रूप में शासन करने लगा। उसका जो शासन है मात्र 35 दिन ही चल पाया, क्योंकि आगे चल करके उसकी हत्या कर दी जाती है मलिक काफूर की। और अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा, जिसका नाम था मुबारक खिलजी, वो जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, तो तीनों यहाँ पर सही है, ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से विचार करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला दिया है शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद व टकसाल का नाम अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया। तो देखिए, जो शेरशाह सूरी था, जिसने क्या कहते हैं, हुमायूं को भारत से बेदखल किया था ना, चौसा का युद्ध लड़ा, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त किया और हुमायूं जो है भारत छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। और शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया और बड़े अच्छे तरीके से शासन किया, मतलब कि ऐसा नहीं कि डावाडोल स्थिति रही हो, बड़े अच्छे तरीके से शासन किया। और इसका जो 5 वर्ष का शासन काल था उसको याद किया जाता है आज भी अच्छे कामों के लिए, काफ़ी सारे उसने सुधार किए थे। देखो, जो ये था ना शेरशाह सूरी, इसको नई व्यवस्था लागू करने वाला नहीं माना जाता है, मतलब कि इसने कोई नई व्यवस्था शुरू नहीं की, इसने जो है ना, जो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसमें सुधार किया, मतलब कि कोई नया चीज इसने नहीं लाया, लेकिन जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसमें इसने काफी सारे सुधार किए थे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो बोल रहा है कि शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पर, इसने जो सिक्के जारी किए थे तो उसमें इसने अपना नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया था। तो बिल्कुल सही है, ये इन अरबी और देवनागरी का प्रयोग किया था इसने अपने सिक्कों पर। अगला दिया है शेरशाह के रुपया के विषय में स्मिथ ने कहा, यह रुपया, यहाँ पर ना रू आना था, शायद इस तरफ कट गया होगा, ये रुपया है, रस्सी का रहेगा, रुपया यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो शेरशाह के रुपया के विषय में स्मिथ ने कहा, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। बिल्कुल सही है ये कथन। देखो, जो रुपया था ना, मतलब कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भी शेरशाह सूरी के शासन प्रणाली का अध्ययन किया और उसे काफ़ी सारी चीज़ों को अपनाया था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद दिया है शेरशाह का सोने की असरफी 167 ग्रेन का होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके द्वारा जो सोने की असरफी जारी की जाती थी उसका जो वजन होता था 167 ग्रेन। वहीं चांदी का रुपया 178 ग्रेन, चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन होता था। ध्यान रखेंगे कि जो सोने का सिक्का होता था उसको असरफी बोला जाता था और जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया बोला जाता था, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, द आपका उत्तर होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अरे ये क्या हो गया, 7 8 यहाँ 9, अच्छा ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध में संस्कृति का विकास करने वाले 3 प्रमुख शासक थे। 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो 7वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में, 7वीं शताब्दी के प्रथमार्ध से तात्पर्य है कि 7वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशक हैं उस काल में
संस्कृति का विकास करने वाले 3 प्रमुख शासक थे, तो आपको बताना है। तो देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम ये भी था, पुलकेशिन द्वितीय भी था, हर्षवर्धन भी था, शशांक भी ना 7वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में था। लेकिन शशांक का भारतीय संस्कृति के विकास में कोई विशेष योगदान नहीं था, इसने तो बल्कि भारतीय संस्कृति को नुकसान भी पहुंचाया था। शशांक ने ना, ये कट्टर हिंदू था, शैव मत का अनुयायी था। इसने हर्षवर्धन के भाई और हर्षवर्धन के जवाई उनकी हत्या की थी। हर्षवर्धन की बहन थी ना राज्यश्री, जिसका विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मा से हुआ था, उसकी हत्या की। और साथ ही साथ हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या की थी शशांक ने। और इसने बोध गया में उस वृक्ष को कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ करके तपस्या की थी, साधना की थी। तो शशांक ने एक तरह से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। तो भारतीय संस्कृति के विकास में इन 3 शासकों का प्रमुख योगदान था। अच्छा, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन शायद पिछले वीडियो में भी लिया था शायद, मतलब ये तीनों शासक उसमें थे, मुझे ऐसा ध्यान, हाँ लिया था शायद, कि ये समकालीन है इस टाइप से कुछ। तो ये तीनों एक दूसरे के समकालीन भी थे, और 7वीं शताब्दी में ना ये तीनों ही बड़े राजा थे, काफी शक्तिशाली थे तीनों अपने अपने क्षेत्रों में। और जो हर्षवर्धन था उसने तो पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, और दक्षिण भारत, जो मध्य भारत है ना, नर्मदा नदी के पार का जो क्षेत्र है, उस तरफ का जो क्षेत्र था दक्कन जिसको बोलते हैं, वो पुलकेशिन द्वितीय के अधिकार में था, और नीचे दक्षिण वाला भाग महेंद्र वर्मन प्रथम के अधिकार में था। तो यहां पर आपका 1 2 4 आपका उत्तर होगा, 1 2 4। ये आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्री को क्या कहा जाता था? चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में, तो चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्री को बोला जाता था उडन कुट्टम। क्या बोलते थे? उडन कुट्टम, ये मंत्री को बोला जाता था। सोचो, मंत्री जी को बुलाइए, ऐसा अगर कोई बोलेगा और बोलेगा कि उडन कुट्टम को बुलाइए, कितना मतलब कठिन शब्द है, लेकिन उनके लिए सरल रहा होगा, उनकी ये भाषा थी। तो मंत्री को क्या कहते थे? उडन कुट्टम, ध्यान रखेंगे, उडम कुट्टम। ये जो मंडलम है, ये प्रांत को बोला जाता था। प्रांत को क्या बोलते थे? मंडलम। वहीं ये जो करम है, ये गांव को बोला जाता था। करम किसको बोलते थे? गांव को। मतलब करम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। अच्छा, अगर हम इनके प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे पहले मंडलम होता था, प्रांत मंडलम, उसके बाद होता था कोट्टम। अच्छा, यहाँ दिया है ना कोट्टम होता था। ये कमिश्नरी या फिर कमिश्नरी टाइप का समझ सकते हो। कोट्टम ये दूसरे नंबर में। कोट्टम के नीचे होता था नाडू। कोट्टम के नीचे होता था नाडू, नाडू जिले के समान होता था, और नाडू के नीचे होता था करम। तो एक बार ध्यान रखेंगे, मंडलम, कोट्टम, नाडू और करम, ये जो है इसकी प्रशासनिक इकाई होती थी। और उडन कुट्टम ये मंत्री को बोला जाता था, ध्यान रखना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।